जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 चैप्टर नंबर 20। चैप्टर का नाम है वाटर। पेज नंबर है आपका 87। जो अब हम स्टार्ट करने लगे अपने अपने हाइलाइटर्स और बुक साथ में अपने पकड़ लें ताकि जो है वो हमें मार्क भी साथ साथ में कर दें क्या करना है और क्या नहीं करना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर वाटर, इसमें हम ये सारी चीज़ नहीं करनी, ये भी नहीं करना। हाँ 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 हाँ, अच्छा बहरहाल कभी नेक्स्ट कम टू द पॉइंट कि सबसे पहले वाटर क्या होता है। वाटर, जिस तरह आपको पता है वाटर का जनरल फार्मूला 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। H2O इज द फार्मूला ऑफ वाटर, ये तो आपको पता ही है ना। अच्छा जी, लेकिन अगली बात नहीं पता होगी। चलिए, टेस्ट फॉर वाटर, कि हम कौन सा ऐसा टेस्ट करते हैं वाटर की इंडिकेशन के लिए कि हमारे पास इवन का स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर हो वो भी हमें मालूम हो जाए। दैट इज़ दी टेस्ट फॉर वाटर। इसमें हम एक केमिकल लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अगर ये नाम नहीं याद होता तो आप सिर्फ ये कहते हैं CuSO4 5H2O। ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। बट वेन इट इज़ हीटेड, जब हम इसको गर्म करते हैं, इट लूजेज वाटर मालिक्यूल्स, तो ये इसमें से वाटर मालिक्यूल्स निकल जाते हैं। वाटर मालिक्यूल्स एंड बिकम इज़ वाइट इन कलर, यानी कि जो वाटर मालिक्यूल्स है ये वहाँ से निकल जाते हैं इस मालिक्यूल से, और वो कलर किस में हो जाता है, वाइट कलर में हो जाता है। जिस तरह ये देखें, ये ब्लू कलर था उसमें किस में कन्वर्ट हो गया, वाइट कलर में शिफ्ट हो गया। जब अब इसमें क्या करना है, ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ एनहाइड्राइड सैंपल कॉपर सल्फेट चेंज इट्स कलर फ्रॉम वाइट टू ब्लू। कि जब हम इसमें पानी ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में। जस्ट ये इतने से आपने करना है जो मैंने हाईलाइट किया है, टेस्ट फॉर दी वाटर, ठीक है। उसके बाद आगे सेकंड वाला जो है, और ये इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट एंड कैन डिटेक्ट इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट राइट डाउन द नेम ऑफ टेस्ट, या टेस्ट बताएं जो हम क्या करते हैं तो डिटेक्ट दी अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्कस फाइंड करने के लिए करते हैं, तो वो कौन सा है, कॉपर सल्फेट टेस्ट। बस ये वाला आपने करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हमने प्योरिटी ऑफ वाटर को चेक करना है कि हमारा पानी कितना प्योर है या नहीं, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि प्योर वाटर जो है वो बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फ्रीज हो जाता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, आम कंडीशंस पर। तो हम इन्हीं कंडीशंस को यूज़ करेंगे टू चेक दी प्योरिटी ऑफ वाटर। तो आपने इसमें सिर्फ फर्स्ट पॉइंट करना है वही वाला कि प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ वाटर कैन बी चेक्ड बाय डिटरमाइनिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट STP। हम इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं। अगर तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इट मीन्स वो प्योर है, अगर इससे कम ज़्यादा है तो इट मीन्स उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ ऐड हैं। बस ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो राइट डाउन द टेस्ट फॉर द प्योरिटी ऑफ वाटर, तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट आपने डिस्कस कर लेना। बस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेंशन करने, और साथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाईलाइट किया, ठीक है। अगर मेल्टिंग पॉइंट वाला भी करना चाहें तो वो भी कर लें, ठीक है, उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर। अब आपको पता है जो टैप वाटर जो होता है ना, ठीक है, इसमें टैप वाटर में और डिस्टिल्ड वाटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो टैप वाटर जो होता है उसमें डिफरेंट तरह के मिनरल्स आ जाते हैं, जिस तरह कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह के मिनरल्स, ठीक है। इसमें फ्री आइंस होने की वजह से, यानी कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह के या बाकी भी फ्री आइंस होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो ये टैप वाटर की ये लाइन, ये लाइन। उसके बाद आपका क्या है कि इसकी आम रूटीन पर जो pH होती है वो कितनी होती है, 6.5 to 8.5, ठीक है। लेकिन जब हम इसको डिस्टिल कर देते हैं, डिस्टिलेशन के बाद हमारे पास जो प्रोसेस जो वाटर आता है दैट इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो इसमें यार डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम करते क्या है, वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। इस स्टीम को हम दोबारा कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं उस स्टीम को, तो हमारे पास क्या बन जाता है, लिक्विड वाटर। और इस लिक्विड वाटर को हम क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, जो हमारे पास प्योर वाटर होता है। अब इसमें इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, राइट ऑन द यूजेज ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो हम इनको लेबोरेटरीज में इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स में एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है, अगर तो मिनरल्स वगैरह किसी भी वाटर में अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, और उसको हम कहते हैं टैप वाटर। लेकिन अगर वो मिनरल्स को हम जो है हमारा कौन सा वाला वाटर, टैप वाटर, इसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए गुजारें तो हमारे पास कौन सा वाटर बन जाता है, डिस्टिल्ड वाटर। और ये इसकी यूजेस हैं, ठीक है। अब डिस्टिल्ड वाटर की अगर हम देखें इनकी प्रॉपर्टीज़, तो इसकी pH टैप वाटर की जो pH थी वो 6.5 to 8.5 थी। लेकिन जो प्योर वाटर होता है यानी कि डिस्टिल्ड वाटर होता है उसकी pH कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। बस जो हाईलाइट किया है वही वाला करना है। इसको मैं खत्म कर देता हूँ ताकि आप लोग कार्य न लें यार। कितने से है, Ctrl+Z, हाँ ठीक हो गया ना। उसके बाद आपके क्या है कि इसमें से ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कौन, टैप वाटर। क्यों,
फ्री आइंस होने की वजह से। अब इसमें तो फ्री आइंस है नहीं, तो एब्सेंस ऑफ आइंस की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सही से नहीं होती। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर सो फार। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो सबसे पहले डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन बस आपने याद करनी है, ये वाला कुछ नहीं करना। व्हाट इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ गैशियस ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर बॉडी, यानी कि पानी वगैरह में जो डिजॉल्व हो जाती है गैशियस ऑक्सीजन, जो फिश वगैरह के लिए या एक्वेटिक लाइफ को जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उसको हम कहते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। बस ये इतना करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर, के हमारे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनका क्वालिटी ऑफ वाटर पर क्या असर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर को किस तरह डिस्टर्ब करते हैं और हमें क्या नुकसान पहुंचाते हैं। तो वह है कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह हो गए हैं, ठीक है, ये वाटर में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करती हैं और पानी को पोल्यूट कर देती हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स एंटर इनटू न्यूट्रल वाटर, नेचुरल वाटर। और ये ह्यूमन एक्टिव, ऑब्वियसली ये किस वजह से होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो इस सारे की जगह आपके लिख दें, क्या लिख देंगे, वाटर थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़, थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो जाते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और पानी को क्या कर देती हैं, पोल्यूट कर देती हैं वाटर एंड मेक द वाटर पोल्यूटेड। तो दीज बैक्टीरिया, इनका नुकसान क्या होता है, दीज बैक्टीरियल कंटेंट्स कैन काज सच इन्फेक्शन डिजीज सच एज टाइफाइड, हेपेटाइटिस वगैरह को कॉज कर सकते हैं। बस इतना ही करना है जितना हमने किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर हैवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देखना है कि कौन कौन से, मैं भी आपको बताता हूँ कौन कौन से जो हैं हैवी मेटल्स कैंसर का काज करते हैं, ठीक है। तो वेस्ट वाटर जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह से निकलता है उसमें हैवी मेटल्स होते हैं और वो हैवी मेटल्स डायरेक्ट जो है वो पानी को डिस्पोज करते हैं डायरेक्टली इनटू द रिवर्स या अदर वाटर बॉडीज़, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह की डिजीज़ काज होती है। जिस तरह आप अभी देखा है कि हैवी मेटल्स जो है वो इनके डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं उनको जाके डिस्टर्ब करते हैं डायरेक्टली, लिवर या किडनी वगैरह में, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि आर्सेनिक या कैडमियम, दे आर द पोटेंशियल काजेज ऑफ सर्टन कैंसर्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आर्सेनिक या कैडमियम आर दी कैंसर काजिंग हैवी मेटल्स, ठीक है। उसके बाद वैसे ये सारी हैवी मेटल्स कैंसर काज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज जो है वो क्या है, प्लास्टिक्स। अब ये देखें, अब आप ये भी आपके होश थोड़े से उड़ेंगे, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, प्लास्टिक्स के थोड़े से छोटू से पार्टिकल्स, उसको हम कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स, ठीक है। अब ये जो प्लास्टिक टाइनी पार्टिकल्स है ना, ये ह्यूमन ऑर्गन्स के अंदर भी पाई जाती हैं, किस में, लंग्स में या ब्लड वगैरह में। आप सोचिए कितने छोटे होंगे कि हमारे वाटर जो हैं इतने छोटे होते हैं कि हमारी लंग्स और ब्लड वगैरह में भी ये इनकोड कर देते चले जाते हैं टाइनी पार्टिकल्स। और क्या करते हैं, हमारे इम्यून या रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ओवरऑल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर माइक्रोप्लूटेंट्स, माइक्रोप्लास्टिक्स एंड हाउ दे अफेक्ट द ह्यूमन ऑर्गन्स, ठीक है, एडवांटेजेस का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रेट्स एंड फास्फेट्स। इसमें यह है कि नाइट्रेट्स एंड फास्फेट्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि नाइट्रेट्स और फास्फेट्स एनिमल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हाउएवर इफ अमाउंट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स एक्सीड अ लिमिट काज यूट्रोफिकेशन। तो सबसे पहले यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन करनी है, तो ये वाली जो मैंने हाईलाइट की है, यूट्रोफिकेशन इज द नेम ऑफ प्रोसेस विच स्टार्ट्स इन अ वाटर बॉडी कंटेनिंग एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस नाइट्रोजन न्यूट्रेंट्स, यानी कि अगर ये वाले न्यूट्रेंट्स फास्फोरस एंड नाइट्रोजन न्यूट्रेंट्स ज़्यादा हो जाए वाटर बॉडी के अंदर तो दैट इज़ कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। बस ये आपने डेफिनेशन याद करनी, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है, उसके बाद क्या है कि व्हाट आर सम ट्रीटमेंट्स फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के, यानी कि हम जो है हमारे पास घरों में या डोमेस्टिक वाटर सप्लाई आती है उसको हम जो है वो उसमें इम्प्योरिटीज़ यानी कि नाखालिस चीज़ें हमने लहदा करनी है, तो उसके लिए हम कौन कौन से ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे मेनली 3 हम इस्तेमाल करते हैं। वन इज़ कॉल्ड डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़, ठीक है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये वो 3 चीज़ें हैं, ये वो 3 चीज़ें हैं जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हो जाती हैं किसमें, वाटर के अंदर। अब इनकी इम्प्योरिटीज़ को हम ख़त्म करना हो तो वो किसके जरिए हम करते हैं, मेथड्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में आपने क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, यानी कि वाटर के अंदर जिस तरह ये है ना, ये मैं आपको ले देता हूँ, वाटर के अंदर जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिस तरह ये डॉट्स लिए इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, सोइल हो सकता है, ठीक है, उसके बाद सैंड हो सकती है, ठीक है, पीसीज ऑफ प्लांट्स हो सकती हैं, ठीक है।
ये आप काट दो, ऑर्गेनिक मैटर ये काट दो, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं ना, ये साइज में बड़ी होती हैं और इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं किस प्रोसेस के जरिए, सेडिमेंटेशन प्रोसेस के जरिए। ये उसका प्रोसेस है, ये आपको करने की जरूरत नहीं, ये शॉर्ट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो स्मॉलर साइज की होती हैं उसको हम सेपरेट करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए, जो हमसे सेडिमेंटेशन प्रोसेस के जरिए सेपरेट नहीं हो सकती। यानी कि अगर सेडिमेंटेशन प्रोसेस के जरिए जो इम्प्योरिटीज़ रहेगी वो हम फिर नेक्स्ट किसके जरिए करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए हम उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन is a process through which all harmful bacteria and other microbes can be killed। यानी कि अगर हमने बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स को किल्ड करना है तो दैट इज उस प्रोसेस के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं क्लोरीनेशन, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए हम करते हैं क्या है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन हम ऐड करते हैं वाटर बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या देते हैं, सब जर्म्स जो है वो उसकी वजह से किल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मतलब स्मेल वगैरह को अगर हमने ख़त्म करना हो तो उसके लिए हम याद रखना है सिर्फ कि इन ऑर्डर टू रिमूव द ऑर्डर्स फ्रॉम द वाटर वी यूज़ एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड चारकोल को हम यूज़ करते हैं। बस इतना कर लें, ठीक है, यहाँ तक बस। अब आपका टॉपिक कंप्लीट ये वाला हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है इफेक्ट्स ऑफ प्लूटेंट्स प्रेजेंट इन वाटर, कि अगर जो प्लूटेंट्स हैं, अभी यार ये हाईलाइट नहीं किया, मुझे लगता है वो डिलीट हो गया, पर अभी हम साथ में कर लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ प्लूटेंट्स प्रेजेंट इन वाटर। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसमें सब आपकी केमिस्ट्री की और बाकी भी सब्जेक्ट्स की जो है वीडियोस वो अपलोड हैं, आप इसको जाके चैनल को विजिट कर सकते हैं और साथ में ये वीडियोस अपनी टॉपिक्स के रिलेटेड चैप्टर वाइज भी हमने नए चैप्टर को आप देख सकते हैं और इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ प्लूटेंट्स प्रेजेंट इन वाटर, के कौन कौन से, अगर हमारे वाटर बॉडी जो है, ठीक है, उसमें कौन कौन से प्लूटेंट्स होते हैं वो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, और उसमें कौन कौन से उनके इफेक्ट्स होते हैं, उसके नुकसानात क्या होते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला वाटर पोल्यूशन अफेक्ट्स ह्यूमन, यानी कि ये रहने दें, हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ, ये भी रहने दें, ठीक है। अब ये बस आपने टॉपिक करना है कि नेगेटिव इफेक्ट्स जो होते हैं ना वाटर पोल्यूशन की, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। राइट डाउन द मेथड्स या स्टेप्स, राइट डाउन द स्टेप्स, क्या लिखना है, क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं, राइट डाउन द स्टेप्स टू रिमूव द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, या हाउ वी कैन कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन। तो कौन कौन से स्टेप्स है, सबसे पहले आपने क्या कर सकते हैं कि जो भी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है शुड बी ट्रीटेड बिफोर इट इज़ डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडी। यानी कि जो भी आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है उसको बाहर पानी को फेंकने से पहले, यानी कि फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में इसने अपना सारा पानी बाहर फेंकना है, ठीक है, वाटर को डिस्पोज करना है। तो बाहर डिस्पोज करने से पहले वो क्या करें, इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट से मुराद उसमें जितने भी डेंजरस या पोटेंशियली रिस्की जो केमिकल्स उनको हम रिमूव करें और बाद में पानी को डिस्पोज करें, तो फिर हम ये काम कर सकते हैं ताकि हमारी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन कंट्रोल हो जाए, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा आप कर लें कि मिनिमाइज द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, के एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम से कम करें, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक मस्ट बी रीयूज और रिसाइकल्ड टू मिनिमाइज देयर प्रोडक्शन, या इसमें सिर्फ इतना कर ले, बस ये 3 पॉइंट्स कर ले इसमें जो करना है, ठीक है। उसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द वाटर बोर्न डिजीजेस। सो व्हाट आर वाटर बोर्न डिजीजेस, ऐसी डिजीजेज, ऐसी बीमारियाँ जो पानी पीने से, गंदा पानी पीने से या इससे बनी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से होती है, दे आर कॉल्ड वाटर बोर्न डिजीजेस, ठीक है। इसमें आपने कुछ नहीं करना। वाटर बोर्न डिजीज़ में कौन कौन सी आ जाती है, सिर्फ आप ये कर लें कि कोलेरा आ जाता है, टाइफाइड, मलेरिया, नोजिया वगैरह, ये दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस, ठीक है। यानी कि जब भी टाइफाइड हो, मलेरिया वगैरह होता है तो देयर पोटेंशियल रिस्क कि ये वाटर प्लूटेड वाटर पीने की वजह से जो है वो आपको वाटर बोर्न डिजीज हो जाती है। और आप ये फिगर चेक करें, 500 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम वाटर बोर्न डिजीजेज एवरी ईयर इन दी वर्ल्ड, यानी कि 500 मिलियन पीपल जो है वो इस वाटर बोर्न डिजीज का हर साल असर अंदाज होते हैं, मतलब इन पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम इसको किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं वाटर बोर्न डिजीज़ को। तो वो क्या है कि इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स कर लेने हैं कि हम साफ़ पानी पिएँ, ठीक है, जर्म्स वगैरह को किल कर दें बॉयल वगैरह करने के बाद, ठीक है, या इसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दी, 1 वाला हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस ये रहने दें, ये वाला रहने दें, इसके ज़रिए आप कर लें इंश्योर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, यानी कि प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों आपके पास डिस्पोज करने के लिए। तो ये दीज आर 2 प्रिवेंशन स्टेप्स टू वाटर बोर्न डिजीज़ को हम अवॉइड कर सकें, इसको मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। बस इतना ही करना है, ठीक है। उसके बाद वाटर स्कैरसिटी इन पाकिस्तान, ये इसमें से रहने दें,
ये रहने दें, ठीक है। उसके बाद क्या है, एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने प्लांट की ग्रोथ करवानी है, ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रॉपरली चाहिए, वो कौन सी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिसको हमने क्लासीफाई किया है, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। बस ये हेडिंग देकर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर पावर प्लांट ग्रोथ आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। बस इतना करें, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको साथ में हाईलाइट कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसी न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम मकदार में चाहिए, जो बहुत कम मकदार में चाहिए किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, दे आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें इनकी कितनी चाहिए, कितनी अमाउंट चाहिए, ये सिर्फ चाहिए, दीज आर जनरली रिक्वायर्ड इन क्वांटिटीज रेंजिंग फ्रॉम 6 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स पर एकड़। यानी कि 1 ग्राम में, 1 एकड़ में अगर हम सिर्फ इतनी अमाउंट डालें ना, 6 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स, इन किन की, ये जो माइनर न्यूट्रिएंट्स जो हमको चाहिए, इनमें कौन कौन से जाती हैं। तो ये जो ब्रोन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, 2-3 के नाम याद कर ले, दीज इंक्लूड ब्रोन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज। तो ये क्लोरीन वगैरह ये हमें चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो इतनी अमाउंट में चाहिए, 6 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैक्रो, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर ये जो है वो कम मकदार में चाहिए, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल की जगह कर दें, लार्ज कर दें, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में जो चाहिए, ठीक है। उसमें कौन कौन से जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये 3 आप बेसिकली याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कितनी कौन कौन से कितने चाहिए, 6 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स, इसमें कितने चाहिए, 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम पर एकड़ के लिए चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कितना करना है, क्या करना है, कितना करना है, बस इतना, ठीक हो गया, बाकी रहने दी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। ये दीज आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स हम डेफिनेशन सबसे पहले करेंगे। व्हाट आर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जो हम सॉइल में ऐड करते हैं। कहाँ पर ऐड करते हैं, सॉइल में, मिट्टी वगैरह में ऐड करते हैं, ताकि हमारे पास ज़्यादातर आमतौर पर डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, NPK, ठीक है, जो प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए, इनको ख़त्म करने के लिए हम जो ऐड करते हैं वो कार्ड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन बस यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कि रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, अच्छी फर्टिलाइजर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, खासियत होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1, फर्टिलाइजर शुड बी वाटर सोलुबल। क्या लिखना है, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर शुड बी वाटर सोलुबल, ये 1 वाली प्रॉपर्टी होगी इसकी, ठीक है, ये 1 प्रॉपर्टी, इट शुड बी वाटर सोलुबल। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपके पास कि इट शुड नॉट अब्जॉर्ब मॉइस्चर और सेट टू हार्ड स्टोनी विद टाइम, यानी कि ये वाला, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, बस इतना करना है। और इट शुड बी चीप, ये 3rd प्रॉपर्टी होगी। बस ये 3 प्रॉपर्टीज आपने इसकी करनी है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गुड फर्टिलाइजर। तो ये वाटर सोलुबल होना चाहिए। सेकंड, इट शुड नॉट अब्जॉर्ब मॉइस्चर, यानी कि, और सेट टू हार्ड स्टोनी मटेरियल्स विद टाइम, यानी कि जब हम इसको फर्टिलाइजर को ऐड करें तो ये मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने के बाद स्टोनी मटेरियल्स ना हो जाए, ताकि वो ये ना हो कि बाद में वो सॉइल वगैरह में अब्जॉर्ब भी ना हो, ठीक है। और इट शुड बी चीप, ठीक है। उसके बाद क्या है, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर, ये भी वही है, ठीक है। इसमें क्या है कि न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इट मस्ट बी रेडली अवेलेबल टू द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को जो जो चाहिए उस फर्टिलाइजर में अवेलेबल हो, ठीक है। ये वाला फर्स्ट पॉइंट कर लें, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट कर लेंगे, सस्ती होनी चाहिए, इनएक्सपेंसिव होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी इंजूरियस टू प्लांट्स, ये पानी प्लांट्स के लिए नुकसानदायक नहीं होनी चाहिए, और जब हम इसको सॉइल में डालें तो उसके पीएच वगैरह खराब ना करें, ठीक है। बस ये 4 पॉइंट्स कर ले इसमें, ठीक है, बाकी रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स की बात करें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर मेजली जो हम इस्तेमाल करते हैं। दे आर कॉल्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फास्फोरिक फर्टिलाइजर्स एंड पोटाशियम फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ये 3 फर्टिलाइजर्स के टाइप्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। सबसे पहले कौन सी टाइप है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ऐसे फर्टिलाइजर्स जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करे, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। दीज फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन टू द प्लांट्स और सॉइल, ठीक है। अब वो नाइट्रोजन क्यों चाहिए, कब चाहिए, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। उसके बाद नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस हो जाएगी, इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस में सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन, 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 ये है।
अच्छा जी, नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन इज फर्स्ट वाला पॉइंट है, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ, ठीक, फॉर द डेवलपमेंट, बस यहाँ तक कर लें, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द लीव्स, बस ये दूसरी प्रॉपर्टी। तो ये दो इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन है कि प्लांट को क्यों चाहिए, बस इतना करना है, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगी, बस आपने एक एग्जांपल करनी है, एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इज अमोनियम सल्फेट इज एन एग्जांपल ऑफ बस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, बस ये रहने दे, अमोनियस निट्रेट, बस ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फास्फोटिक फर्टिलाइजर, जैसे अभी आपको बताया, ऐसी फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करती हैं, दे आर कॉल्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ऐसी फर्टिलाइजर जो क्या प्रोवाइड करें, फास्फोरस प्रोवाइड करें, दे आर कॉल्ड फास्फोरस फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और फास्फोरस की इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, यानी कि फास्फोरस की इंपॉर्टेंस ऑफ फास्फोरस के वाई फास्फोरस इज रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फास्फोरस क्या हो जाएगी आपकी, कि फास्फोरस इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ, एक हो गया, ठीक है, एक पॉइंट। और इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू डिजीज, बस ये दूसरा पॉइंट, बस ये दो पॉइंट करने हैं आपने इसमें, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट फास्फोरस के यहाँ से लेकर यहाँ तक करने, यहाँ तक। उसके बाद ये वाला सेकंड पॉइंट आपने करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जांपल रहने दें, रहने दें। उसके बाद कौन सी है, पोटाशियम फर्टिलाइजर्स, ऐसे फर्टिलाइजर्स जो क्या प्रोवाइड करें, पोटाशियम प्रोवाइड करें, बस ये डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और पोटाशियम क्यों चाहिए, पोटाशियम रिक्वायरमेंट क्यों चाहिए, पोटाशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, शुगर एंड फाइब्रस मटेरियल्स ऑफ द प्लांट्स, ये एक हो गया, ठीक है। और दे इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज, बस ये दो पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये दो पॉइंट इसकी इंपॉर्टेंस में, वन वाला और टू वाला, बस इतना करना है। उसके बाद एग्जाम्पल रहने दे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज की तरफ आए, तो एमसीक्यूज के मैंने सारे मार्क कर दिए हैं। द पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर होती है 7, अनप्रेजेंट ऑर्डर्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग एक्टिवेटेड चारकोल, बस ये मैंने बहरहाल हाईलाइट कर दिए, आप लोग देख लें, इसको मार्क कर लें, क्योंकि ये मैं अब क्या समझाऊँ, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है वो 6 का सी है, 5 का बी है, 4 का डी है, उल्टा बोल गया हूँ, कोई बात नहीं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी करनी है, ठीक है। और जो है वो बाकी सारे हमने डिस्कस कर लिए हुए ऊपर, ठीक है। और लॉन्ग में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन से करने हैं कौन से नहीं, बाद में लाता वीडियो देंगे। लो जी, पेज नंबर 98 तक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है 21 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक की गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।